हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है। ए. राज्यसभा में, बी. विधानसभा में, सी. विधान परिषद में, डी. लोकसभा में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि लोकसभा में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए. राज्यसभा में, बी. लोक लेखा समिति में, सी. लोकसभा में, डी. लोकसभा तथा राज्यसभा में एक ही साथ। इसका सही आंसर है सी, यानी कि लोकसभा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसके ऑप्शन है ए. धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बी. धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, सी. लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, डी. राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके ऑप्शन है ए. कर से संबंधित उपबंध, बी. उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, सी. संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, डी. जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। इसका सही आंसर है डी, यानी कि जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। यह धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे ए. केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, बी. संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, सी. केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, डी. केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। इसके ऑप्शन है ए. 1 माह से अधिक तक नहीं, बी. 2 माह से अधिक तक नहीं, सी. 3 माह से अधिक तक नहीं, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 3 माह से अधिक तक नहीं। अगला प्रश्न, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। इसके ऑप्शन है ए. बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, बी. संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, सी. संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, डी. संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है।
यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? 1. संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। 2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। 3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान। 4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्गीय पूर्णावलोकन। 5. संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है: ए केवल 1, 2, 3 और 5, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन है: ए राजस्व विभाग, बी आर्थिक कार्य विभाग, सी वित्तीय सेवाएं विभाग, डी व्यय विभाग। इसका सही आंसर है बी, यानी कि आर्थिक कार्य विभाग। अगला प्रश्न, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो ए बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता है, बी सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, सी संघीय वित्त मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, डी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। अगला प्रश्न, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। 2. हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके ऑप्शन है: ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? इसके ऑप्शन है: ए निगम कर, बी मरणोपरांत या संपदा शुल्क, सी उत्तराधिकार शुल्क, डी व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। इसका सही आंसर है डी, यानी कि व्यापार व्यवसाय एवं वृत्ति कर। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके ऑप्शन है: ए आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, बी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, सी वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, डी और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व।
अगला प्रश्न, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ए, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए। बी, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए। सी, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए। डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसका सही आंसर है डी, यानी कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला प्रश्न, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। इसके ऑप्शन है। ए, जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। बी, बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। सी, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। अगला प्रश्न, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। एक, स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। 2, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन है। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 नंबर कथन सही है। अगला प्रश्न, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। इसके ऑप्शन है। ए, तदर्थ निधि। बी, अतिरिक्त अनुदान। सी, अनुपूरक अनुदान। डी, अनुदान का अनुरोध। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुदान का अनुरोध। अगला प्रश्न, लेखानुदान बना है। ए, कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए। बी, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए। सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। डी, बजट के लिए। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बजट पारित या लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। इसके ऑप्शन है। ए, निंदा प्रस्ताव। बी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। सी, कटौती प्रस्ताव। डी, स्थगन प्रस्ताव। इसका सही आंसर है सी, यानी कि कटौती प्रस्ताव। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है। ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। बी, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। सी, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। डी, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। अगला प्रश्न, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है।
इसके ऑप्शन है ए विधेयक पर बहस को बंद कर देना, बी विधेयक पर बहस को जारी रखना, सी सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, डी सदन को स्थगित कर देना, ई सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। इसका सही आंसर है ए यानी कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अगला प्रश्न, पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। इसके ऑप्शन है ए 23 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर है डी यानी कि 18 वर्ष। अगला प्रश्न, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। इसके ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी रेल मंत्रालय द्वारा, सी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, डी परिवहन मंत्रालय द्वारा। इसका सही आंसर है सी यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। इसके ऑप्शन है ए अल्पावधि चर्चा, बी प्रश्नकाल, सी स्थगन प्रस्ताव, डी शून्यकाल। इसका सही आंसर है सी यानी कि स्थगन प्रस्ताव। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का सचिवालय ए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, बी राष्ट्रपति के अधीन है, सी सरकार से स्वतंत्र है, डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। इसका सही आंसर है सी यानी कि सरकार से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी न्यायिक समीक्षा से, सी विपक्षी दल के नेता से, डी भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इसका सही आंसर है बी यानी कि न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। ए 1 जनवरी 1997 को, बी 15 अगस्त 1997 को, सी 26 जनवरी 2002 को, डी 13 मई 2002 को। इसका सही आंसर है डी यानी कि 13 मई 2002 को। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर चुना गया। इसके ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी विठल भाई पटेल, डी CR दास। इसका सही आंसर है सी यानी कि विठल भाई पटेल। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।